हेलो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट व्यूज, एक बारी आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं तनाव और समय प्रबंधन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थर्ड ईयर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, मेजर के स्टूडेंट को सेक के तौर पर। और आज का जो यूनिट है वो फर्स्ट और सेकंड है, इसका हमने कंबाइंड वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि आपको ईजिली इसको एक्सेस कर सकें, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हमने इसको कंबाइन बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि उनको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज या डाउट रहती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इसी मेल एड्रेस पर, और साथ में मुझे फॉलो भी करें मेरे इंस्टाग्राम पर। और इसके अलावा फेसबुक पे हमारा एक पेज है ई टीचर करके, उसको आपने लाइक करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन या न्यूज़ मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट में जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। हमने पढ़ना है कि जो स्ट्रेस क्या है, उसका नेचर और सिम्टम्स क्या क्या है। फिर स्ट्रेस के क्या क्या सोर्स हैं, उसमें हमने पढ़ना है इन्वायरमेंटल सोर्स, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क प्लेस पे क्या क्या स्ट्रेस होते हैं, उसके कॉजेज क्या क्या हैं। और उसके बाद स्ट्रेस और हेल्थ क्या होता है, और हेल्थ पे स्ट्रेस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं होता है, सेक का छोटा ही होता है। तो बढ़ते हैं डायरेक्टली टॉपिक्स पर। तो स्ट्रेस के मीनिंग पे डायरेक्टली जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा परिचय देना है। तो आज के जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, ठीक है, पूंजीवादी संसार है, वर्ल्ड है, जिसमें एक दौड़ लगी है डेवलपमेंट की तरफ। ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा प्रगति हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस डेवलपमेंट और प्रॉफिट के रन में आज के टाइम में लोगों के बीच या लोगों में एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ आ चुकी है जिसको बोलते हैं कि लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस हो चुकी है। रिलेंटलेस का मतलब है कि तनाव भरा, बेचैनी भरा। और इस बेचैनी की वजह से लोगों में कम प्रोडक्टिविटी हो रही है। कहने का अर्थ है कि जितना ज़्यादा आप तनावपूर्ण है, ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको साधारण भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं। और इस स्ट्रेस से क्या किया, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा होने के बजाय कम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव जिसको आपने अचीव करना है तो उसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स होता है। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, किसी तनाव के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को, जो नए स्कॉलर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो इस चीज़ को जान सकें और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, या स्ट्रेस के ऊपर किस प्रकार से इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, इस पर किस प्रकार से रिसर्च करके स्ट्रेस को रिमूव किया जा सकता है। इसलिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्ट्रेस आज के टाइम में जब इतना बढ़ रहा है तो इसके बारे में हमें जानकारी होने जाना बहुत ज़रूरी है कि उस स्ट्रेस को किस प्रकार से कोप किया जाए, किस प्रकार से उसका सामना किया जाए। इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकें। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें, अगर कहीं पे स्ट्रेस बन रहा है, कोई दबाव बन रहा है, कोई तनाव बढ़ रहा है, तो एक सीनियर लीडर होता है या सीनियर आपका बॉस है, ये उसका काम है कि उसका जो उसका मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसके मीनिंग की ओर। बिहेर और न्यूमैन की डेफिनेशन जो यहाँ पे मैंने दी है उसको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। बोलता स्ट्रेस एज अ कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पीपल and their jobs and characterized by the changes within the people that force them to deviate from the normal functioning। कहने का अर्थ है कि स्ट्रेस हमें कैसा होता है जब हम किसी अपने दोस्त या अपने कलीग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमने देखता है कि ये इंसान इतना काम कर रहा है, ये इतना आगे बढ़ रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा है, तो वो एक परसेप्शन बनती है हम उन लोगों के बारे में, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी एक साइकोलॉजिकल तरीके से बोल सकते हैं कि स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। या तो फिर हमारे काम, कोई भी काम कर रहे हो आप, कहीं पे इंजीनियरिंग का कर रहे हो, डॉक्टर का काम कर रहे हो, पढ़ाने का काम कर रहे हो, उस जॉब को देख के उसके विभिन्न सोर्स की वजह से जब आप उस काम को नहीं कर पाते या उस काम से डिवेट हो जाते हैं। डिवेट कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से आपको काम करना चाहिए, जब उस प्रकार की नॉर्मल फंक्शनिंग से जब आप काम नहीं कर पाते हो, उस प्रगति के साथ काम नहीं कर पाते हो, तब आप कह सकते हो कि कोई इंसान स्ट्रेस के अंदर है या उस इंसान पे स्ट्रेस है।
जैसे यहाँ पे विनफील्ड और बिशॉप की एक एंड पॉटर की एक डेफिनेशन दी है, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बोलता है इट इज एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल परसेप्शन। मतलब स्ट्रेस क्या है, आपकी साइकोलॉजी के साथ, आपके माइंड के साथ रिलेटेड है, या आपकी एक ऐसी परसेप्शन है, एक ऐसी सोच है जो आप किसी इंडिविजुअल के बारे में, या किसी इंडिविजुअल की सोच होती है किसी सिचुएशन को, कंटीजेंसी सिचुएशन, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको जल्द से जल्द को रिस्पॉन्ड करना है, आपको अपना डिसीजन देना है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो वो सिचुएशन चाहे जो भी हो, देखो प्रॉब्लम तो आती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम को आप किस तरह से लेते हो। कई बार लोग उसको बड़ी पॉजिटिवली लेते हैं कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को आ तो गई, अब आप इसको हमने सॉल्व करना है। लेकिन कई लोग ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवर फेड हो जाते हैं, तो उनकी परसेप्शन जो फेयर इतना बढ़ जाता है उस प्रॉब्लम को लेकर कि उनका जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है। तो आगे क्या बोलता है, बोलते ए पायनियर रिसर्च ऑन स्ट्रेस। तो ये खास स्ट्रेस या मेन रिसर्च हुई है स्ट्रेस के ऊपर, जिसमें ये देखा गया कि जो स्ट्रेस है वो आपका एक रिस्पॉन्स है, कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलस नहीं है। एनवायरमेंट की तरफ से नहीं होता कि एनवायरमेंट या कोई चीज आपको स्टिमुलेट कर रही है स्ट्रेस के लिए, नहीं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपकी साइकोलॉजिकल परसेप्शन, मतलब आप जब देखते हो कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, जब आप सोचते हो कि ये प्रॉब्लम मेरी जो कैपेबिलिटी है या मेरी एबिलिटी है उसको कोप करने या उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी से बाहर है, हालांकि आप उसको ट्राई भी नहीं करते। देखो स्ट्रेस या प्रॉब्लम तभी बनती ज़्यादा बन जाती है जब आप उसको सोचते हो कि ये मेरी एबिलिटी से दूर है या मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ, हालांकि आप उस पर ट्राई भी नहीं करते। तो मतलब ओवरफेयर करना, किसी चीज को इतना ज्यादा डोमिनेटिंग ले जाना उस सिचुएशन को अपनी साइकोलॉजिकल परसेप्शन के साथ, कि वो आप पे इतना ज्यादा फेयर क्रिएट कर देती है जिससे आप काम ही नहीं कर पाते हो, जितना नॉर्मल सिचुएशन पे आप काम करना चाहिए वैसे भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं कि आप स्ट्रेस के अंदर है। तो साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, रिलेंटलेस हो जाता है, मतलब तनावपूर्ण, या उसको लगता नहीं है कि मैं सही प्रकार से कार्य कर रहा हूँ, हमेशा गुस्से में रहना है या हमेशा अनएरेटिक बिहेवियर दिखाना। तो जब अपने नॉर्मल बिहेवियर से या कंफ्यूज होने के कारण ऐसी स्थिति में कोई इंसान पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्ट्रेस, या बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेसफुल है वो इंसान। ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है वो एकदम नहीं आता है, ठीक है, या अचानक नहीं आता है। ये एक मेंटल परसेप्शन है और ये परसेप्शन धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेल, जो 1945 में इन्होंने 3 स्टेजेस बताई कि स्ट्रेस की, स्ट्रेस स्टार्ट कैसे होता है। पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं इसमें अलार्म। अलार्म कहने का अर्थ है कि पहली बार जब आप किसी चीज के साथ जब अनकंफर्टेबल होते हैं ना, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो, किसी एनवायरनमेंट में जा रहे हो, वहां पर आपको एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है, आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, वो ऑफिस आपको सूट नहीं कर रहा है, जिस काम को आप कर रहे हो वो काम आप कर नहीं पा रहे हो, आपको सूट नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, जैसे ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको सूट नहीं कर रहा है, जो आपके लिए अनकंफर्टेबल बन रहा है, मतलब कहने का आप नॉर्मल सिचुएशन जिस प्रकार से आप काम करते हो वैसे काम नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन बोलेंगे कि अलार्म, आपके लिए एक अलार्म बज चुका है कि आपने देखना है कि समथिंग रॉन्ग, कि क्या रॉन्ग हो रहा है जिससे मैं अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहला अलार्म वाली सिचुएशन आती है। दूसरा सिचुएशन क्या होती है कि अब आप रेजिस्टेंस दिखाओगे, आप उस प्रतिरोध का, कहने का अर्थ है आप कोशिश कर दो, झेलने की कोशिश करो। सपोज करते हैं कि आप ठंडे इलाके के लोग हैं और आपने गर्म इलाके में जाके, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आप काम कर रहे हो। पहले तो आप थोड़ा बहुत तनाव में रहोगे, आप कोशिश करोगे कि ये चीज़, ये एनवायरनमेंट या ये टेम्परेचर मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये कहते हैं कि ठीक है, शायद हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में इसको झेलने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद, मतलब ये जितना आपका रेजिस्टेंस वो खत्म हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, अब आप इसको झेल नहीं सकते। तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग या जितनी आपकी सहन करने की शक्ति है उससे ऊपर जा चुकी है ये बात। तो रेजिस्टेंस के बाद फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है एग्जॉस्ट। कहने का अर्थ है कि आपने बहुत ज्यादा प्रतिरोध किया, रेजिस्टेंस तो दिखाया उस चीज को हैंडल करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, लेकिन अब आपकी उस कैपेबिलिटी से बाहर जा चुके हैं, तो अब आप एग्जॉस्ट चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप में थकावट आ गई है। तो ऐसी स्थिति में जब आप थक जाते हो, जब हार मान लेते हो, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि अब आप स्ट्रेस के अंदर आ चुके हैं, जब आप अपनी नॉर्मल मेंटल हेल्थ को खो देते हो, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम है, जब उसको खो देते हो, नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर पा सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि आप स्ट्रेस के अंदर है। लेकिन कई लोगों ने इसको स्ट्रेस को, जिसके दो थॉट्स हैं, स्ट्रेस को पॉजिटिव भी लिया, कि स्ट्रेस को पॉजिटिव भी लिया जा सकता है और नेगेटिव भी लिया जा सकता है। पॉजिटिव कहने का अर्थ यहाँ पे कि
कोई भी इंडिविजुअल जो तो कहीं न कहीं काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और जब उस इंडिविजुअल को ये बताया जाता है कि आपने अब एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है, ठीक है? एपीआर मतलब आपने क्या किया पूरे साल में उसकी रिपोर्ट देनी है। तो हर साल जब कोई रिपोर्ट देनी है, उसको अपनी रिपोर्ट के आधार पे, उसके एपीआर के आधार पे उसको प्रमोशन होगी। तो ऐसी स्थिति में जब वो क्या करता है अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए अपनी जो वर्क लेवल है, परफॉर्मेंस उसको सुधारता है ताकि उसकी एपीआर अच्छी बने और एपीआर अच्छी बनी तो उसको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, एक नई पोस्ट मिलेगी जिसमें उसको नई सैलरी बढ़ेगी, उसकी अलाउंसेस बढ़ेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को इसने किस प्रकार से लिया, ये भी एक स्ट्रेस है। मतलब कहने का अर्थ है आप पे दबाव डाला गया कि आपने काम ज़्यादा करना है, ठीक है? लेकिन आपने पॉज़िटिव लिया कि हाँ, मैं काम ज़्यादा करूँगा, इसलिए करूँगा कि मुझे इसके थ्रू कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने नेगेटिव लिया, नेगेटिव कहने का अर्थ है जब आपने ओवर स्ट्रेस हो गया, आपने बोला कि क्या ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी है, मैं कैसे दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा। जब उस परसेप्शन को साइकोलॉजिकली आपने ओवर राइड कर दिया उसको अपने माइंड में, तो ऐसी स्थिति में आप स्ट्रेस में आ जाएँगे, तो वो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ़ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपने स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में मैनेज करना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम सोर्स विभिन्न प्रकार से अलग-अलग तरीके से लोगों पे जो है स्ट्रेस बन सकता है। जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात करें या सोशल या फिजियोलॉजिकल हो गया या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इन सभी फैक्टर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं और एक-एक करके इसको समझेंगे। तो मैंने बोला कि कंटेम्परेरी वर्ल्ड में कि आज के दुनिया में जो है एक रन है, एक दौड़ है कि सब लोगों ने आगे बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो इस दौड़ की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा जितने भी लोग हैं किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ज़रूर पाया जाता है। लेकिन ये फैक्टर अलग-अलग हो सकते हैं हर इंसान पे स्ट्रेस के। तो वो फैक्टर क्या-क्या हैं कि किस-किस फैक्टर के थ्रू स्ट्रेस बढ़ सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है एनवायरमेंटल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। एनवायरमेंटल साधारण रूप से हम इसको समझेंगे कि जब किसी एरिया में किसी वातावरण में कोई इंडिविजुअल वर्क करता है, कहीं पे रहता है, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, उसका अपना एनवायरनमेंट होता है, अर्बन का अपना एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? तो सिटी हो सेमी अर्बन हो, तो हर जगह का एक अपना रहन-सहन होता है, एक अपना एनवायरनमेंट होता है। जब कोई इंसान उस एनवायरनमेंट से क्या बोलते हैं डिससैटिस्फाइड होता है या वो एनवायरनमेंट उसके लिए अनुकूल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई स्ट्रेस पैदा हो जाता है या वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, जब वो नॉर्मल फंक्शनिंग करने में समर्थ नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में बोलें कि उस एनवायरनमेंट की वजह से उस पे स्ट्रेस हो रहा है। अब ये एनवायरनमेंटल स्ट्रेस कैसे पैदा होता है? जैसे कि कहने का अर्थ है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पहले 30 टेम्परेचर होता था, वो 40 हो रहा है। अब लोग उसको झेल नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस एनवायरनमेंट को देखते ही आदमी स्ट्रेस के अंदर आ सकता है। ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने के कारण आ सकता है, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन हो, फिर उसके बाद एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, केमिकल पॉल्यूशन हो, पानी के आज के टाइम में स्केर्सिटी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, अनफर्टाइल लैंड हो, स्केर्सिटी ऑफ लैंड है। देखो अनफर्टाइल लैंड मतलब कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, फार्मर है, तो उसको अगर उसकी लैंड सही प्रकार से उपजाऊ नहीं है या उस प्रकार की प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही जैसे उसको देनी चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रेस तो कहने का अर्थ है ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हल अलग-अलग इंसान को स्ट्रेस पैदा कर सकती है। जैसे स्केर्सिटी ऑफ लैंड किसकी होगी जिसके पास लैंड नहीं हो, जिसको सारा उसका काम एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कोई और काम धंधा नहीं है। लेकिन लैंड भी नहीं है, तो लैंड के स्केर्सिटी के कारण उस पे स्ट्रेस हो सकता है। स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ कहीं पे लगता है कि वहाँ पानी नहीं, हवा नहीं है सही। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की कमियों के कारण जब किसी इंसान पे स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एनवायरनमेंटल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो अब हम बात करते हैं सोशल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सोशल का मतलब सोसाइटी। एक सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हम रहते हैं, एक एरिया में हम रहते हैं, जहाँ हम विभिन्न प्रकार के सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं और उन सोशल रिलेशनशिप के कारण बहुत सारे स्ट्रेस पैदा होते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में। तो कहने का अर्थ है कि जब आप किसी एरिया में जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, एडजस्टेबल नहीं होते, तो आप स्ट्रेस के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिखे हैं कि सोशल स्ट्रेस कैसे हो सकता है। जैसे अनस्टेबल फैमिली रिलेशनशिप। तो आज के टाइम में फैमिली में आपने देखा होगा कि लोग एक तो पैसे की वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बहुत सारा विवाद रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो वो स्ट्रेस बन सकते हैं। वो चाहे वो पेरेंट्स के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो, पति-पत्नी के बीच में हो,
तो मॉडर्न लाइफ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रहे हैं, तो पेरेंट्स के डाइवर्स होने के बाद के कारण बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, कर्बिंग ह्यूमन राइट्स। तो आज के टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट्स है, उनकी जो इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि लोगों के राइट्स को इतना ज़्यादा कर्ब कर दिया, इतना ज़्यादा काटना शुरू कर दिया कि हर राइट, वो कुछ जो फंडामेंटल राइट दिए हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में चीज़ें हैं जो लोगों में स्ट्रेस पैदा कर रही है। अनरियल डेमोक्रेसी, मतलब कहने का नाम अर्थ तो यह है कि, या कहने के लिए तो ये है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन के भेज रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो सोसाइटी में इस अनरियल डेमोक्रेसी से भी स्ट्रेस पड़ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर के बीच में, कास्ट के बीच में, लैंग्वेज के बीच में। लेस अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, तो ये भी कारण बन रहा है स्ट्रेस का। लो सैलरी एंड वेजेस, देखो आप काम पे तो रख रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी कम रखी है कि वो अपनी जो बोलते हैं कि एक दिन की खाना भी नहीं खाने के गुजारा हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बढ़ता है। और इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, आप तो कहने का था कि आपने ऐसे जॉब पे रखा है जहाँ पे सैलरी इतनी लो, वेजेस इतनी लो है कि आप जो डेली या मंथली जो प्राइस इंक्रीज हो रही है कमोडिटीज की, उनका मुकाबला नहीं करो। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी सोसाइटी के अंदर चीजें हैं, इंक्रीजिंग करप्शन, इन सभी को चीजों को देख के, इन सभी बुराइयों को देख के विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है, जिसको बोलते हैं सोशल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल सोर्स का अर्थ है कि जब कोई इंडिविजुअल फिजिकली या तो बाय बर्थ उसके फिजिकल में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अपंग हो या डिसेबल हो किसी भी कारण, या बर्थ के बाद भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस इंसान पे स्ट्रेस पैदा हो सकता है, जी, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि अननेचुरल बर्थ होता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन के कारण उसके कई बॉडी पार्ट उस प्रकार से डेवलप नहीं हुए जैसे होने चाहिए। विभिन्न प्रकार की डेफिशिएंसी बीमारियों के कारण जब कोई स्ट्रेस पैदा होता है फिजिकल के कारण, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस का मतलब होता है, देखो साइकोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, दिस इज द मदर ऑफ ऑल अदर स्ट्रेस, मैं बोलता हूँ यहाँ पे। साइकोलॉजिकल मतलब जब आप किसी चीज की धारणा, जब आप किसी चीज के एजम्पशन करते हो, और वो एजम्पशन कैसा होता है, किसी वो आपकी सोच क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। जब आप किसी सिचुएशन को नेगेटिव ले लेते हो, जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन आई कि आपने कोई नया डिसीजन लेता है, लेकिन आप उसको ओवर स्ट्रेस कर सकते हो, ओवर फेयर हो जाते हो, आपने उसको नेगेटिवली ले जाते हो कि अब नहीं, इस सिचुएशन को मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा, अब मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह साइकोलॉजिकल है, जिसका जो कि आपकी नेगेटिव एजम्पशन या परसेप्शन की वजह से बना है। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस जब जिसको होता है, तो वो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है, वो अनएबल टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। देखो ये कई बार आपको कहीं दूसरी जगह पे जाते हो, लेकिन आपने माइंड में एक परसेप्शन पहले से बना लेते हो कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए सूट नहीं करेगा। हालांकि आपने कोशिश भी नहीं करते कि वहां मैं एडजस्ट करूं या कर सकता हूं। तो पहले से परसेप्शन बनाने के कारण साइकोलॉजिकल आप जो परसेप्शन बनाते हो, तो उससे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। आप हमेशा एक डर के अंदर रहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप बना है वो उसमें ब्रेकअप आ सकता है, वो लोग जो आपके चाहते हैं, प्यार करने वाले आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। मरने का डर, बीमारी लगने का डर, जॉब खोने का डर, और कई डर तो ऐसे होते हैं कि जैसे नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, कई बार डिजास्टर आते भी नहीं है, पर लोगों को लग सकता है कि इस प्रकार का डिजास्टर हो सकता है, ये जहाज गिर सकता है, यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है। ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है, आपकी नेगेटिव एसेंशन है, जिससे आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी साइकोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो मैंने आपको बोला कि नेगेटिव इमेजिनेशन या एजम्पशन के कारण होते हैं, और जिससे बहुत सारे दूसरे भी प्रकार के स्ट्रेस किसी इंसान में क्रिएट हो सकते हैं। तो स्ट्रेस मतलब ऐसी सिचुएशन जो आपके नेगेटिविटी से पैदा होती है, लेकिन आप उसको पॉजिटिविटी ले लेते हो, तो वो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव वे में, एक बेहतर वे में काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस पे क्या-क्या स्ट्रेस होते हैं और उनके कॉजेज़ क्या-क्या हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो 90% स्ट्रेस है, वो वर्क प्लेस में जब अनकंफर्टेबल, देखो कोई ना कोई इंसान हर कोई ना कोई काम करता है, और वो जो भी काम करता है उस काम में वो अनकंफर्टेबल पाया जाता है, और जब वो अनकंफर्टेबल होता है तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है। तो 90% स्ट्रेस का कारण है कि वर्क प्लेस पे अनकंफर्टेबल होने का कारण। तो विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस होते हैं जो कॉन्स्टेंटली आज के टाइम में, आज के युग में बढ़ते जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं वर्क प्लेस में किस-किस प्रकार से स्ट्रेस या उसके कॉजेज़ कौन-कौन से हैं।
पहला कॉज है हरासमेंट। देखो हरासमेंट विभिन्न प्रकार से हो सकता है, एक सीनियर जूनियर का हरासमेंट कर सकता है, ठीक है, और जब आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंस होती है उस प्रकार से हरासमेंट हो सकता है। जेंडर के बीच में हरासमेंट हो सकता है, मेल फीमेल का हरासमेंट कर सकता है अपनी मेल एबिलिटी के आधार पर। तो विभिन्न प्रकार से वर्क प्लेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर हरासमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ द बॉस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस होगा, लीडर होगा, अगर उसका बिहेवियर सही नहीं है, उसका लैंग्वेज सही नहीं है, उसकी टोन या उसका रिलेशनशिप आपके साथ सही नहीं है, तो स्ट्रेस पैदा करेगा। नेक्स्ट है ओवर वर्कलोड। तो आज के टाइम में मैंने बोला कि एक रन है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। तो इस रन में क्या हो रहा है, लोगों पे जो एम्प्लॉइज में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता जा रहा है। अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कहने का अर्थ है कि बहुत सारे एनवायरनमेंट में या बहुत सारे ऐसे चाहे रूरल अर्बन में, वहाँ पे अपने तरह के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट को देखते हुए बहुत सारे लोगों को, एम्प्लॉइज को एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को देखते हुए या एनवायरनमेंट पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को देखते हुए जब किसी एम्प्लॉइज को वहां पे सेटल करने में, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो स्ट्रेस का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है पीर ग्रुप प्रेशर। मतलब है कि बहुत आपके जो कलीग्स हैं, कोई ज्यादा काम कर रहा है, वो कोई जानबूझ कर इंटेंशनली आप पे स्ट्रेस पैदा करता है कि आप काम नहीं कर पाओगे या आप काम नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ से बाहर निकाल दिया जाओगे। तो कुछ अपने ही लोगों की वजह से जब जो स्ट्रेस पैदा होता है, तो उसको होता है पीर ग्रुप प्रेशर या पीर ग्रुप स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो मैंने बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन का तो जो एम्प्लॉइज होती है वो साल में एक अपनी रिपोर्ट देता है कि उसने क्या क्या काम किए। तो आज के टाइम में इतना ज़्यादा लोगों के बीच में, एम्प्लॉइज़ में, अपने कलीग्स में बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन हो रहा है कि मैंने बेहतर से बेहतर करना है, मैंने दूसरों से अच्छा करना है। तो ये एक एनुअल परफॉर्मेंस का स्ट्रेस, अपने प्रकार का स्ट्रेस वर्क प्लेस में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है अनकोऑपरेटिव बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब पहले की तरह नहीं थे, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनता था, जहाँ पे लोग एक दूसरे कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे की सहयोग करते थे। लेकिन आज के टाइम में अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, हर इंसान चाहता है अपने सेल्फ सेंट्रिक हो, वो चाहता है कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूँ, जिससे जो लोग नए आते हैं वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। मल्टीपल कमांड, कहने का अर्थ है कि आज के टाइम में मल्टीपल बॉसेस हैं, तो उनकी अलग अलग कमांड्स होती है। तो जो काम करने वालों को समझ नहीं आता कि किसकी कमांड को या किसके निर्देश को माने, जिसका जो कि स्ट्रेस का कारण बनता है। उसके बाद मोर स्पैन ऑफ कंट्रोल। मोर स्पैन ऑफ कंट्रोल कहने का अर्थ है कि आज का जो लीडर है, लीडर पे इतने सारे लोग, अगर उसकी कंट्रोलिंग पावर 20 लोग है या 50 लोग है, तो उसमें 100 या 200 लोग उसके अंडर कंट्रोल में दिए जाते हैं, जिससे उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कंट्रोल तो होता ही नहीं और ऊपर से उसको स्ट्रेस भी हो जाता है। नेक्स्ट है गिविंग अनट्रेन्ड टास्क। तो आपको जब किसी को कोई नया काम देना है, तो पहले आपको उसको सिखाना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि आज के टाइम में आपने देखा कि हमारी डिजिटलाइजेशन के कारण, ई गवर्नेंस के कारण, जो पुराने लोग हैं तो वो डिजिटल कंप्यूटर या इंटरनेट जैसी चीज़ों को चला नहीं पा रहे हैं, हालाँकि मैनुअली काफ़ी अच्छे होते हैं काम करने में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ना तो आपने उनको सिखाया है और ना ही वो ऐसी स्थिति में कि वो आप उसको सीख पाएँ। तो इस कारण वो क्या होता है, अनट्रेन्ड टास्क उसको दे देते हैं, तो स्ट्रेस बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज है जो स्ट्रेस का है कि हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम में बहुत ही कम सैलरी और वेजेस दी जाती है, जिसके कारण इंसान ना ही काम को छोड़ पाता, क्योंकि काम सोसाइटी में वर्क है ही नहीं है, जॉब्स है ही नहीं है, और उस लो सैलरी पे काम करने से उनको बहुत ज़्यादा अपने जो मतलब दिनचर्या है, जो महीने का खर्चा भी निकालने के जितना सैलरी नहीं मिल पाती, जिससे एक खुद का स्ट्रेस भी बनता है और फैमिली में भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं नेचर और सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं, किन चीज़ों को देख के, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आप या लक्षण को देख के आप बता सकते हो कि ये इंसान स्ट्रेस के अंदर है। पहला जो यहाँ पे सिम्टम्स है, मूड स्विंग। देखो हमेशा कभी खुश होना, कभी गम में होना, कभी रोना। जब किसी इंसान में इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, उसकी मूड स्विंग जल्दी से जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो मतलब वो स्ट्रेस के अंदर है। इरैटिक बिहेवियर मतलब जिस प्रकार से बिहेवियर है, जिस प्रकार से उसको रिस्पॉन्स करना। अब हँसने के टाइम में हँसना है और रोने के टाइम में रोने वाली सिचुएशन पर जो इंसान रोता है, तो मतलब वो नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन आप अगर हँसने के टाइम में कोई बंदा रो रहा है और रोने के टाइम हँस रहा है, तो उसका बिहेवियर इरैटिक है, अननेचुरल है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये इंसान स्ट्रेस के अंदर। एंग्जायटी मतलब हमेशा चिंता में रहना, हमेशा घबराना, हमेशा नेगेटिविटी के साथ बात करना, तो मतलब वो इंसान स्ट्रेस में। नेगेटिविटी और पेसिमिस्ट मतलब एंजाइटी तो है ही, हमेशा तनाव है, रिलेटलेस है,
तो वैसी स्थिति कैसे बनती है जब इंसान हमेशा नेगेटिव, कभी भी उसको लगा कि कोई भी काम करने की बात करो तो हम बोले कि ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, या हम नहीं कर सकते। जब ऐसी फीलिंग किसी में है तो पेसिमिस्ट और नेगेटिविटी जब पाई जाती है तो मतलब स्ट्रेस में। हार्ट रेट जब इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल हार्ट रेट, तो मतलब वो स्ट्रेस के अंदर है। इम्बैलेंसेस हार्मोन, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन उन हार्मोन्स अगर सही प्रकार से, जो सही नेचुरल वे में अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो मतलब इंसान जो है स्ट्रेस में है। आपका पाचन प्रक्रिया अगर वो सही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, आप खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो चुका, तब बोलेंगे कि आप स्ट्रेस में हैं। वीक इम्यून सिस्टम मतलब आपकी जो लड़ाई को के साथ लड़ने के लिए आपका एक सिस्टम है, जो नेचर ने आपको दिया होता है, अगर आप वो आपका सिस्टम सही नहीं है, आपको आसानी से बीमारियां लग रही है, तो आप बोलते हैं कि आप ये जो है आप स्ट्रेस के अंदर हैं। तो मैंने बोला इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो आपको बीमारियां इजीली लगेगी। नेक्स्ट है अनएबल टू परफॉर्म एनी टास्क। तो जब आप बीमार हैं, नेगेटिव हैं, एंजाइटी है, इरेटिक बिहेवियर है, तो आप किसी भी काम को आसानी से नहीं कर पाओगे, हमेशा उलझन में ही लगोगे। उसके बाद अगर आपको जो ऊपर दी गई सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स है, इंक्रीजिंग हार्ट रेट है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट है, इम्यून सिस्टम सही नहीं है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, फील सैड करोगे। तो इन सभी सिम्टम्स अगर किसी में पाए जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेसफुल है या स्ट्रेस के अंदर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब है कि स्ट्रेस और हेल्थ क्या है, और हेल्थ पे स्ट्रेस के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज लगती है, उन सभी डिजीज की जो मदर है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस बॉडी की सभी नॉर्मल फंक्शनिंग को डेटोरेट कर देता है, खत्म कर देता है, तोड़ देता है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं हेल्थ पे, जो हमने नीचे जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो पॉइंट सारे मैंने जो सिम्टम्स को ही समझना है, और वही पॉइंट है, सिम्टम्स को हम आगे आप इनके इफेक्ट्स बता सकते हो। पहला इफेक्ट है कि अगर आप स्ट्रेस है तो इसका आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मूड स्विंग होता रहेगा, जिसको मैं पहले बताया कि कभी कैसा बिहेव करना, कभी कैसा बिहेव करना। इरेटिक बिहेवियर मतलब जैसा बिहेवियर आपने शो करना वैसा नहीं है। आप एंजाइटी में है, आप में नेगेटिविटी और पेसिमिस्ट है, ठीक है। आपका हार्ट रेट बढ़ता रहेगा, तो हार्ट रेट बढ़ने से हार्ट हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हार्मोन्स की इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी सही से ग्रो नहीं करेगी, आपको दूसरी बीमारियां लगेगी। आप खाना सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे, हमेशा थके हो रहोगे। आपका इम्यून सिस्टम वीक वीक हो जाता है, तो वीक होने के कारण आपको आसानी से बीमारियां लग सकती है। तो अगर आप में विभिन्न प्रकार की मूड स्विंग है, बहुत सारी जो ऊपर मैंने पॉइंट्स दिए, अगर ये सारे पॉइंट आपके में पाए जाते हैं, तो आप किसी भी काम को सही प्रकार से नहीं कर पाओगे और हमेशा दुखी रहोगे। तो इन सभी पॉइंट्स को जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, उनको यहाँ पे एज ए इफेक्ट पढ़ा कि अगर आप सिम्टम्स हैं तो किस प्रकार से हेल्थ पे वो इम्पैक्ट करते हैं। तो अब हम इसका सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बोला था कि हम इसका एक कंबाइंड वीडियो बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस पर। तो सेकंड यूनिट में डियर स्टूडेंट जो टॉपिक्स इस प्रकार से हैं, इसमें है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम क्या है, डिस्ट्रैक्शन कैसी होती है वर्क प्लेस में, टाइम वेस्टर कौन है और टाइम सेवर्स कौन है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ पूर टाइम मैनेजमेंट के इफेक्ट क्या होते हैं जॉब परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे अब आप शुरू कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या करना है, आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी जब टास्क को आप काम कर रहे हो, तो उस टास्क के लिए आपको एक निर्धारित समय सीमा दी गई होती है कि 10 से 5 या कितने दिन में, महीने में, साल में आपने वो काम करना है। तो उस समय सीमा के अंतर्गत तभी उस काम को कर सकते हो जब आप उस टाइम को सही प्रकार से मैनेज करते हो, उसको सही प्रकार से उसका प्रबंधन करते हो। अब इसकी मैनेजमेंट मतलब प्लान करना पड़ेगा आपको, आपको देखना पड़ेगा वो काम जो कितने दिन के अंदर, घंटे के अंदर, महीने के अंदर या साल के अंदर कितने टाइम के अंदर होगा, पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइजिंग करोगे, उस पर थोड़ा सा पायलट वर्क भी करोगे। फिर आप उसके पे कॉन्शियस कंट्रोल करोगे कि टाइम कितना स्पेंड करना है एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने एफिशिएंसी को किस प्रकार से इंक्रीज करना है, किस प्रकार से वो काम इफेक्टिव होगा, और वो किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी कितनी दिखाएगा। तो इन सभी चीजों पे आपने ध्यान देना है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो कहने का अर्थ है कि टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग ऑफ द पर्सन रिलेटिंग टू हिज वर्क। उसकी सोशल लाइफ भी आपने देखनी है काम के साथ, अपनी फैमिली को देखना, हॉबी को देखना, पर्सनल इंटरेस्ट को देखना, आपकी कमिटमेंट को देखना, टाइम टेबल देखना।
विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज या विभिन्न प्रकार की मैनेजमेंट जो टाइम से रिलेटेड होती है, जिससे आप टाइम को सही प्रकार से प्रयोग कर सको किसी काम को करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब इफेक्टिवली कैसा हो सकता है, ये किसी भी इंसान का एक पर्सनल चॉइस होता है, वो दिखाता है कि मैं इस समय को कैसे अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल अपने हिसाब से उसको उसका प्लानिंग बनाता है, उसको एक्सरसाइज करता है और उसको लगता है कि इस प्रकार से मेरा टाइम सही प्रकार से मैनेज होगा और ये सही प्रकार से यूटिलाइज होगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस एज में हम चल रहे हैं, यहाँ पे एक दौड़ है हर इंसान की कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा डेवलपमेंट करना, ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। उसको अगर ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा तो वो लाइफ़ में आगे बढ़ेगा और अपनी फैमिली के लिए वो सारी सुविधाएँ ले सकेगा, जो उसको चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट में कौन-कौन से पॉइंट जो हमें ध्यान रखने चाहिए और किस स्टेप के आधार पर हम अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू द इफेक्टिवनेस। कहने का अर्थ है कि आपने वैसा एनवायरनमेंट चुनना है जो आपके काम के साथ कंडक्टिव हो या उसके साथ मेल-जोल खाता होगा। कहने का अर्थ है कि जब कोई लेखक होता है, जब कोई स्टोरी राइटर होता है, वैसे एनवायरनमेंट को चूज़ करता है कि जो शांत हो, जहाँ पे आराम से वो अपने जो थॉट्स को या उसको लिख सके। दूसरा काम ये होता है, जब आप किसी काम को किसी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, जो ख़ास काम होता है, जिस काम के बहुत सारे आप जब दिन भर दिनचर्या में बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें से बहुत ऐसे काम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो पहले आपने उन काम को नोट डाउन करना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट उसको आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा स्टेप में आपने ये करना है कि नॉन प्रायोरिटीज़ मतलब जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उन काम्स को आपने डिलीट करना है या उसमें जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उन पे, उन टाइम को रिड्यूस करो। जी, कहने का अर्थ है कि आप लिखना आपका काम आपका मेन काम है, तो उसपे आप क्या करते हो, सुबह आप उठते हो, उसके बाद ब्रश करते हो या उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, तो इनमें आप टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से उसको रिडक्शन कर सकते हो। इसके अलावा आप टीवी देखते हो या किसी और चीज़ पे जहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि उतना टाइम देना चाहिए, तो उसमें आप रिडक्शन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आपने ये देखना है। फोर्थ पॉइंट फिर आपने देखना है कि जब आपने सेट कर दिया प्रायोरिटीज़ कि ये काम करना ज़रूरी है, तो आपने उन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है और जो आपने टारगेट सेट किए हैं, उनको अचीव करने का प्रयास करना है। इसके अलावा एक और टेक्निक दी है एबीसीडी एनालिसिस या एबीसीडी टेक्निक, जिसमें जो आपके टाइम है उसको कैटेगराइज किया है, उसकी कैटेगरी बनाई है कि कौन कौन से काम कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे करना जरूरी है कि नहीं है। पहला यहाँ पे ए कैटेगरी वाला टास्क दिए हैं, तो ये वो काम है जो बहुत अर्जेंट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको करना ही एक तो जल्दी करना होता है और बहुत जरूरी होते हैं। दूसरे कैटेगरी में वो काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उतने अर्जेंट नहीं होते कि अभी वो काम इंपॉर्टेंट तो है, करना तो है, लेकिन अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। सी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन अर्जेंट होते हैं, ठीक है, कि करना ही है, उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आज ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वो टास्क आते हैं जो कि ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही उतना अर्जेंट है। तो इस प्रकार से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कामों के, जिससे आपकी अपनी टाइम मैनेजमेंट आराम से हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डिस्ट्रैक्शन, वेस्ट ऑफ टाइम, वर्क प्लेस पे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है या वेस्ट टाइम का वेस्टेज कैसे हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन किस प्रकार से हो सकती है। तो किसी भी इंडिविजुअल जो कहीं पे काम कर रहा होता है, जब वो अपने काम पे सही प्रकार से फोकस नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, या उस प्रकार की प्रोडक्टिविटी या उस प्रकार का काम या उस प्रकार का जो टारगेट उसने रखा होता है उसको, या उसको क्या बोलते हैं, अचीव नहीं कर पा रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ टाइम किस वजह से होता है, द कॉजेज ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, डिस्ट्रक्शन। मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब जब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब ऐसा प्रोसेस या ऐसी सिचुएशन जब कोई इंसान अपने काम से डाइवर्ट हो रहा है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, या किसी ग्रुप की वजह से, या जिस जिस काम पे डिजायर्ड एरिया पे जहाँ पे उसने फोकस करना है वहां पे जब फोकस नहीं कर पा रहा होता किसी कारण, कोई ब्लॉक आ रहा होता है या कोई रुकावट आ रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन साधारण भाषा में जब कोई इंसान अपनी किसी काम पे अटेंशन नहीं दे पा रहा होता। तो डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ पे मैंने दो डिस्ट्रक्शन के कारण, एक होता है एक्सटर्नल कॉज, एक होता है इंटरनल कॉज या इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन मतलब कैसे मानेंगे, जब कोई विजुअल फैक्टर,
मतलब आप किसी चीज़ को देख के बार-बार आपके सामने आप कोई काम कर रहे हो, सामने कोई ऐसा चित्र है या ऐसी वीडियो चला रहे हैं, जो आपको उसको बार-बार देखने से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कोई सोशल इंटरेक्शन, कोई म्यूज़िक बज रहा हो, बार-बार कोई टेक्स्ट आ रहा हो, कोई फ़ोन कॉल्स आ रही है, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन जो है एक्सटर्नल है। लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का मतलब है जब आपकी खुद की वजह से जब आप किसी काम पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि आप अगर भूखे हो, हंगर लगे तो आप काम पे कैसे ध्यान दोगे? ज़्यादा थक गए हो, बीमार हो, किसी प्रकार की कोई चिंता है, ठीक है? या आप बोलते हैं कि दिन दिहाड़े आप किसी प्रकार का ड्रीम देख रहे हो, तो इस प्रकार के सोर्स से या इस प्रकार के ज़रिए से आप किसी काम पे ध्यान नहीं दे पाते हो, जिससे वर्क प्लेस पे डिस्ट्रैक्शन होता है और वेस्ट जो टाइम का वेस्टेज होती है। तो इसी पॉइंट मैंने ये पूरा यहाँ पे समझाया आपको कि वो वर्क प्लेस पे किस प्रकार से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग जब एक बार ऐसा भी कई बार सिचुएशन आती है कि कोई इंसान एक से ज़्यादा काम ले जाता है। तो एक से ज़्यादा कामों को अगर लेता है तो उससे क्या होता है एक काम पे भी वो फ़ोकस नहीं कर पाता है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में भी जो डिस्ट्रैक्शन बना रहता है। जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्लोरिया मार्क ने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है कि जब भी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसने बोला कि जो स्पीड ऑफ वर्कर किसी भी इंसान की जो वर्किंग स्पीड होती है, वो किसी काम पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में किसी काम को कर सकता है या नॉर्मल वर्किंग रेट होता है काम करने का। लेकिन एक बार जब वो उस वर्क से डिस्टर्ब हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो दोबारा उस पे फ़ोकस करने के लिए कम से कम हाफ एन ऑवर उसको लगता है दोबारा उस काम को रिज़्यूम करने के लिए या उस स्पीड को रिज़्यूम करने के लिए। अब हम यहाँ बात करते हैं टाइम वेस्टर्स और टाइम सेवर्स कौन-कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम वेस्टर या टाइम सेवर्स का मतलब होता है जब अनवांटेड थिंग्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है या आप कोई एम्प्लॉयी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है, अपने आप को ऐसी चीज़ में व्यस्त कर लेता है जिससे उसका जिस काम पे उसको ध्यान देना चाहिए, उस पे ध्यान नहीं दे पाता, तो तब बोलते हैं कि वो क्या है, टाइम वेस्टर है या टाइम वेस्ट कर रहा है। या ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉज़ जो उसको किसी काम पे ध्यान देने में रुकावट कर रही है, तो टाइम वेस्टर बन जाती है। तो टाइम वेस्टर के बहुत सारे कारण हैं या बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइम वेस्ट होने का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ मैं यहाँ मानता हूँ, यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेज़ विदाउट एनी रीज़न। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके पास अपना टैब होता है, कंप्यूटर होता है, फ़ोन होता है या बहुत सारा प्रकार के डिजिटल डिवाइसेज़ उनको विदाउट रीज़न के उनको चेक करते रहना। तो आप किसी चीज़ को अगर 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को अगर 1 घंटे में 4 बारी या 5 बारी चेक कर रहे हो, तो उसमें 2 मिनट लगाते हो तो 10 मिनट आपके वही हो गए। तो 10 घंटे में कितना टाइम आप उस पे वेस्ट कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न। दूसरा, डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना जिस काम के लिए उनको ड्यूटी दी जाती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटली चेकिंग सोशल मीडिया एप्स एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे था कि डिजिटल डिवाइस को बिना किसी भी कारण के आपने यूज़ कर रहे हो, चेक कर रहे हो। इसी हिसाब से बार-बार सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक होगी, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है उसको आप बिना कारण कि उसको चेक कर रहे हो, बार-बार चेक कर रहे हो, तो वो आपका टाइम वेस्टर है। उसके बाद मल्टीटास्क बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा काम ले लेते हैं, तो एक काम पे भी फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी टाइम वेस्टर होता है। उसके बाद लो कॉन्फिडेंस इन हिज़ वर्क, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिस काम को उन्होंने लिया उसको काम को कर ही नहीं पाते हैं, तो उसी पे सोचते-सोचते ही उनका टाइम वेस्टर होता जाता है, जिससे वो टाइम वेस्टर मानता हूँ मैं। अनट्रेन्ड वर्क कहने का अर्थ है कि जब आप मल्टीटास्क ले रहे हो और मल्टीटास्क ले रहे हो तो लेने का जो काम तो आपने ले लिया लेकिन आप उसमें तैयार नहीं हो, उसमें ट्रेन्ड नहीं हो, तो वो भी टाइम वेस्टर बनता है। तो ये अनट्रेन्ड टास्क होना या अनट्रेन्ड किसी भी काम को इसलिए लेते हैं जब जब लोगों में एक हैबिट होती है सेइंग यस, मतलब हमेशा यस करना कि सर मैं कर लूँगा। तो ये कारण बनता है टाइम वेस्टर का। उसके बाद अननेसेसरी डिस्कशन और मीटिंग, मतलब काम कुछ करना नहीं हो बस डिस्कशन और मीटिंग करते रह जाना। और दूसरा डिलेइंग ऑफ हार्ड वर्क, तो आपने देखा होगा कई लोग हमेशा फ़ोकस करते हैं कि बस छोटे से जो आसान काम है उसको करना है, तो हार्डर को रहने देते हैं, तो लास्ट में हार्डर काम है वो ज़्यादा हार्डर हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि जो पहले मुश्किल काम जो आपको नहीं आता, ताकि उसको कर लो ताकि जो आसान है वो आराम से हो सके। क्योंकि हार्डर काम जो आपको लास्ट में ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करते रहेगा। कई लोग सिर्फ़ अपने ही पे ध्यान देते रहते हैं, वो अपने काम से ज़्यादा अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग बोलते हैं जिसको या पर्सनल ग्रूमिंग बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट है टाइम वेस्टर्स के। तो अब हम यहाँ बात करते हैं टाइम सेवर्स। तो टाइम सेवर्स क्या होता है? टाइम सेवर मतलब जो टाइम वेस्टर है, उन सभी पॉइंट्स को जब हम सीधा कर देते हैं या दूसरे एंगल से देखते हैं, पॉजिटिव में देखते हैं, तो वो आपके लिए टाइम सेवर बन जाते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पहला पॉइंट लिखा कि आपने कम यूज़ करो, डिजिटल डिवाइसेज़ है,
ऐसे टाइम पे करो, ऐसे टाइम इंटरवल के साथ काम करो, या जब आपको ज़रूरत हो तब यूज़ करो, तो आप टाइम सेवर बन जाएगा। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो काम आपको दिया गया है, जिसके लिए आपको सैलरी या वेजेस मिलता है, उसको आपने उस हिसाब से समझना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने अंडरस्टैंड करना है, तभी आप काम करोगे और वो टाइम सेवर बनेगा। उसके बाद आपको कम यूज़ करना है मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी एप्लीकेशन है, जब आपको रिक्वायरमेंट है, जब आपको नीड है, तभी आपने उसको यूज़ करना है और कोशिश करना है कि एक टाइम पे जितना समय पे आप जो काम कर सकते हो, उसी काम को लेना है। उसके बाद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा मोटिवेट करते रहना, आपको अपने आप पे भरोसा बनाना पड़ेगा कि मैं जो काम लिया है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसको मुझे निभाना है। नेक्स्ट है शुड लर्न अबाउट द वर्क। तो कहने का अर्थ है कि आपको कभी कई बार अनट्रेन्ड वर्क मिल जाता है, ऐसा काम भी मिल जाता है, लेकिन आप उससे पहले आपने उसको सीखने की कोशिश करना है या बाद में पहले आपने उसको समझना है। किसी से भी समझ सकते हैं, खुद से एफर्ट लगा के या किसी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेंटर में जाके भी आप काम सीख सकते हो। तो आपने कोशिश करना है कि काम को आप जब एक बार समझ लोगे, सीख लोगे, तो काम आसानी से होगा, बजाय कि आप उसको सोचते रहो। उसके बाद बिना वजह आपने यस नहीं करना है। आपको लगता है ये काम कंपैटिबल आपके लिए, आप इसमें ट्रेंड हो, उसी काम को आपने यस करना है और अवॉइड करना है अननेसेसरी डिस्कशन, चाहे आपकी कलीग्स हो या आपके बॉस के साथ। काम पे ज़्यादा ध्यान देना है और कोशिश करना है कि जो हार्डर काम है, जो मुश्किल है, जो आपको नहीं आता, पहले उसको करना है, ताकि क्योंकि अगर आप उसको लास्ट में करते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बर्डन बनते जाता है। और पर्सनल ग्रूमिंग पे जब आपका फ्री टाइम हो, जब आप अपना काम खत्म कर लेते हो, तो उसके बाद कोशिश करना है कि उसके बाद टाइम उसको दें। तो ये सारे पॉइंट अगर आप यूज़ करते हो, सारे पॉइंट पे ध्यान पे रखते हो, तो ये आपके लिए टाइम सेवर बन जाएँगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ पूर टाइम मैनेजमेंट के क्या-क्या इफेक्ट होते हैं जॉब परफॉर्मेंस में। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि टाइम सेवर और टाइम वेस्टर क्या होते हैं। किस प्रकार से एक टाइम वेस्टर अपना टाइम वेस्ट करता है और किस प्रकार से टाइम सेवर उन सभी पॉइंट्स को अगर एक पॉजिटिव वे में लेता तो वो टाइम सेवर बन जाते हैं और किस प्रकार से वो जो जो जॉब की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो जॉब परफॉर्मेंस या पूर टाइम मैनेजमेंट मतलब ये है कि जब आपकी प्लानिंग सही नहीं हो, एग्जीक्यूशन सही नहीं हो, कौन सा काम कितने समय के अंदर करना है या किस काम को आपने ज़्यादा ध्यान देना है, कितनी इफेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंसी के साथ करना है, जब इन पे आप ध्यान नहीं देते, तो आपकी पूर टाइम मैनेजमेंट होती है और इस पूर टाइम मैनेजमेंट के आपकी जॉब परफॉर्मेंस में, आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो कैसा पड़ता है प्रभाव, इसको एक-एक पॉइंट करके हम यहाँ समझेंगे। पहला प्रभाव ये है कि अगर आप टाइम सही प्रकार से मैनेज नहीं कर पाते या पूर टाइम मैनेजर हो आप, तो उसका पहला कॉज़ ये इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके पास जो भी बॉस ने डेडलाइन दी होगी कि आपने इस समय सीमा के अंदर आपने काम खत्म करना है, पूरा करना है, तो आप उस डेडलाइन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और शायद आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी या नई अपॉइंटमेंट या नई पोजीशन मिलने वाली हो, उसको आप खो दोगे। दूसरा, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करोगे तो कंपनी का लॉस करोगे। जिसमें आप काम कर रहे हो, टाइम का लॉस तो होगा, मनी का भी लॉस होगा और कंपनी जिस लेवल पे डेवलपमेंट करनी थी, उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी। दूसरा, चांस टू लूज प्रमोशन इन जॉब। तो कहने का अर्थ है जब वो डेडलाइन को ही आपने लूज कर दिया, उसको आपने पाया ही नहीं, तो आपकी प्रमोशन का चांस भी जाना तय हो जाता है। उसके बाद प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कि आप में हमेशा एक डिले करना, हमेशा बोल सकते हैं कि देरी करने का आपका एक नजरिया बन जाता है, आदत बन जाती है, हैबिट बनती है कि हमेशा काम को प्रोफेशन में वैसा ही आपका प्रोफेशनलिज्म ऐसा बन जाएगा कि हर काम देरी से करना। तो ये एक इम्पैक्ट बनता है, ये हैबिट बनती जाती है। तो जब आपकी ये देरी करना, हर काम को डिले करने की आदत बनती है, तो आप में लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप अपने काम के लिए सही प्रकार से बने नहीं हो या सही प्रकार से आप उस काम में सही प्रकार से माहिर नहीं हो, बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट पड़ता है इनएफिशिएंट वर्क फ्लो एंड लो वर्क क्वालिटी। तो कहने का अर्थ है कि जब आप सही प्रकार से डेडलाइन को नहीं समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हो, तो आप उस काम को जिस प्रकार से होना चाहिए, वो काम में आपकी देरी होगी और साथ में अगर आप मुश्किल से कर भी लेते हो अगर उस काम को, तो उस काम में आपकी क्वालिटी नहीं होगी। उसके बाद है, अगर आप सही प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पैक्ट करती है, वो करती है कि अनवांटेड आप पे स्ट्रेस होता जाएगा। पहले तो आपने सही प्रकार से उस टाइम को मैनेज नहीं किया, समझा नहीं है। अब लास्ट में आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हो, तो तेज़ी से तो कर रहे हो, बिना सोचे-समझे कर रहे हो, तो आप पे क्या होगा, इसका स्ट्रेस बनेगा। उसके बाद पूर प्रोफेशनल रेपुटेशन। तो कहने का अर्थ है, आपकी एक प्रोफेशनल जिस कार्य में, जिस विभाग में होंगे, जिस फील्ड में होंगे, तो आपकी रेपुटेशन खराब होती जाएगी, पूर होती जाएगी।
उसके बाद स्ट्रेन्ड वर्क प्लेस रिलेशनशिप, तो कहने का अर्थ है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रोफेशनली पूर हो, अपना वर्क मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे हो, तो आपके जो रिलेशनशिप है, चाहे बॉस के साथ हो, चाहे कलीग के साथ हो या चाहे सबऑर्डिनेट के साथ हो, वो अच्छे नहीं होंगे, वो खराब बनते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट आपके जॉब पे फाइनेंशियल पेनल्टीज पड़ सकती है कि अगर आपने काम सही प्रकार से नहीं किया, आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, आपके अलाउंसेस रोक दिए जाएंगे। उसके बाद वर्क एंड लाइफ इम्बैलेंस, तो कहने का अर्थ है जब आप काम पे सही प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हो, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते हो, तो आपके काम की जगह आपका स्ट्रेस तो बनना ही रहेगा और साथ में वो स्ट्रेस आप ले जाएंगे अपने घर में, अपने फैमिली में, तो वहां पे भी इम्बैलेंस बनेगा। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं पूर टाइम मैनेजमेंट के ऑन जॉब परफॉर्मेंस में। तो इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, पूरा यूनिट खत्म हो चुके हैं, 2 यूनिट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है और साथ में शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर को और प्रेस भी करना है बेल आइकन को। तो अब मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियोस में, 3rd और 4th यूनिट के।